हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको 24 फरवरी को पूछे जाने वाले प्रश्न अर्थशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिससे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं निश्चित है। ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत में योजना का गठन कब किया गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में योजना का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना का गठन जो है 15 मार्च 1950 किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। प्रश्न ये भी पूछा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1951 से 1956 था। ठीक है, क्या था? तो 1951 से 1956 था, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। यहाँ बताना भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? यहाँ बताना किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी। जबकि सेवा क्षेत्र क्या कहता है? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र क्या कहता है? तो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? यहाँ बताना किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के विकास सबसे बड़ी बाधा क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको बिहार के विकास सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो बाढ़ है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। अब बिहार की जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के आर्थिक पिछड़न का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ बताना बिहार के आर्थिक पिछड़न का मुख्य कारण क्या है। सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, कृषि पर आधारित भार, ये सभी है। ठीक है, ये पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। अब प्रश्न ये पूछा जाए कि जब बिहार विभाजन हुआ तो बिहार में कौन सा उद्योग रह गया? तो चीनी उद्योग, इसी भी याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक होता है देश क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी। हमारा देश क्या है? तो हमारा देश जो है विकासशील यानी कि अविकसित देश है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, प्लास्टिक मुद्रा है। यहाँ पर इनमें से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो चेक, ड्राफ्ट, एटीएम, में सभी क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी क्या ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? यहाँ पर बताना भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। इसके सदस्य कितने हैं? तो कुल 8 सदस्य हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है। यहाँ बताना राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है? तो उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यवसाय करने की विधि, ये सभी क्या है? राष्ट्रीय गणना विधि। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा है। यहाँ पर बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो सबसे ज्यादा है? तो पटना का। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है। किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर का, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज्यादा है? तो गोवा की। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जी। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है? तो बिहार की, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, भारत में वित्तीय वर्ष क्या आता है? यहाँ बताना भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है?
1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? स्थिर मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर, इन दोनों पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय का अनुमान कब लगाया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय का अनुमान कब लगाया था? 1968 में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम अनुमानित भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? तो 20 रुपये थी। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 एटीएम का अर्थ है। यहाँ बता रहा एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो एटीएम का अर्थ स्वचालित टेलर मशीन होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। यहाँ बताना आपको वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है तो वस्तु का होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी। अब विनिमय के कितने रूप है? तो विनिमय के 2 रूप होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21 निम्नलिखित में कौन मुद्रा कार्य नहीं है? यहाँ बताना आपको निम्नलिखित कौन मुद्रा कार्य नहीं है? उत्पादन जो मुद्रा कार्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी। जबकि विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचयन, ये सभी क्या है? मुद्रा कार्य है। इसे याद रखिएगा। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस मुद्रा के चलते विनिमय कार्य जो सरल हो गया? तो प्लास्टिक मुद्रा के कारण। प्लास्टिक मुद्रा में कौन आता है? एटीएम आता है। इसे याद रखिएगा। और प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्न से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? कौन सा है? तो कागज का नोट। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22 भारत के कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत के कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 24 है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23 निम्न से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? यहाँ बताना आपको निम्न से कौन एक मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है? तो जमा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्न से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो कागज का नोट। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसे याद रखिएगा। और कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक है। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26 मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? यहाँ बताना को मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और मकान, ये तीनों की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27 आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र हैं। यहाँ बताना कि आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र कितने हैं? तो 3 है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। कौन कौन है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? कृषि आता है। द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? तो उद्योग आता है। और तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? तो सेवा क्षेत्र आता है। जैसे हो गया बैंक। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28 कौन बीमार राज्य नहीं है? यहाँ बताना आपको इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तीनों क्या बीमारू राज्य हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? यहाँ बताना वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी। अब प्रश्न ये पूछा जाएगा कि वैश्वीकरण के मुख्य आयाम कितने हैं? तो 4 है। ठीक है, कितने से 4 है? कौन कौन है? आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30 सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर मैं आपको 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।